अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। जी वालेकुम अस्सलाम सर। और कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। This is the source of today's lecture from chapter 1 Microeconomic Theory by Walter and Liart. This is the contents of today's lecture: reality and optimality, economic system for optimality, and optimality with large group of people. बेसिकली हमने जितने भी प्रीवियसली डिस्कस किए हैं, ब्रीटो ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन डिस्कस की हैं, जिसमें प्रोडक्शन एफिशिएंसी, कंजम्पशन एफिशिएंसी और प्रोडक्ट मिक्स को डिस्कस किया है। एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज काफी ब्रेक हो रही है। जी बताएं, आवाज आ रही है अब? सर ये आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है। आई थिंक मे बी मिस की तरफ से कोई इशू हो। ऑलराइट। प्रीवियस जितने भी हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं उनमें हमने लाइक परेटो ऑप्टिमैलिटी डिस्कस किया है। उसमें हमने प्रोडक्शन एफिशिएंसी, कंजम्पशन एफिशिएंसी या प्रोडक्ट मिक्स को एनालाइज किया है। इन तमाम टॉपिक्स में हमने टू कंज्यूमर्स, टू गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एनालाइज किया है। Here we are going to analyze the optimality for the large number of people, for the large number of group as well. So यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सेम वे में जो है उस उन ग्रुप्स को एक्सपेंड कर दिया गया है। यू कैन से दैट कन्वर्ट कर दिया गया है स्मॉल नंबर ऑफ पीपल को लार्ज नंबर ऑफ पीपल के साथ। जो उनकी कंडीशन है लाइक प्रोडक्शन एफिशिएंसी की जो कंडीशन है या कंजम्पशन एफिशिएंसी की कंडीशन है, वो ऑलमोस्ट वही रहेंगी। जस्ट नंबर ऑफ पीपल को एक्सपेंड कर दिया गया। लेट्स से हम एनालाइज करते हैं। We know that optimality is defined on the basis of consumption efficiency, production efficiency, and product mix. We need to analyze a system that makes it easier to achieve the optimality. Obviously, in economics, we need a system that follows by optimality. So there should be a large number of buyers and sellers. Obviously, now we are converting from two buyers and sellers to large number of buyers and sellers, and this assumption is obviously from the perfect competition. So we consider two categories of consumers: consumer A, category A and category B. हमने दो तरह के कंज्यूमर जो है वो उनकी कैटेगरी को शामिल किया है। एक ग्रुप ए है, दूसरा ग्रुप बी है। मतलब ए ग्रुप में भी बहुत सारे लोग हैं, बी ग्रुप में भी बहुत सारे लोग हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ग्रुप ए में भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं। ग्रुप बी में भी लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर है। जो ग्रुप ए में लोग हैं उनका टेस्ट, रिसोर्स अवेलेबिलिटी वगैरह वो सेम है, और जो ग्रुप बी में है उनके भी आपस में रिसोर्स, टेस्ट वगैरह सेम है। कंज्यूमर इन ए कैटेगरी हैव सेम टेस्ट एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी। Similarly, consumer in B category follows the same taste and resource endowments. So now we are basically firstly defining consumption efficiency, then production efficiency, then product mix. वही तीन चीजें होंगी जो हम now मतलब जो हम लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर के जरिए जो है वो डिस्कस करेंगे। We start with the consumption efficiency condition, as it is understood already as necessary condition. So ux over uy for consumer A that must be equal to for consumer A नहीं, for group of consumer A, for group of consumer A that must be equal to ux over uy for group of consumers B. Obviously this gap shows that there is something missing with respect to reality. ऑब्वियसली हमने ये अज्यूम किया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपस में इक्वल हों। जो थोरेटिकल कंडीशन होती हैं
ये रियलिटी से काफ़ी हटकर है अगर आप फील करें तो। यूटिलिटी मे नॉट बी इक्वल फॉर बोथ ग्रुप ऑफ पीपल। ऑब्वियसली इट डिपेंड्स कि कुछ लोगों के लिए क्योंकि हर किसी का टेस्ट जो है वो वेरी करता है। तो यहाँ पे हमने अज्यूम किया कि जो ए ग्रुप में पीपल है उन सबका टेस्ट जो है वो आपस में इक्वल है। अगर हम अजम्पशन पे जाएं तो अजम्पशन जो है वो रियलिटी के नज़दीक नहीं है। सो लेकिन कंजम्पशन एफिशिएंसी अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि MRS फॉर बोथ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर मस्ट बी इक्वल। MRS फॉर both group of people must be equal. So with the equality of MRS of A and B type of consumer with the budget line, here is the budget line where MA is equal to PX into XA plus PY into YA. Obviously MA is the budget income of consumer A that is equally distributed among X and Y commodities. PX is price of X commodity, PY is price of Y commodity. XA is commodity X consumed by or purchased by consumer A, and YA quantity of commodity Y consumed by consumer A. So for the B type of consumers, MB income of B, M stands for income. MB is income of B that is equal to PX XB plus PY YB. Obviously, PX is price of X commodity, and XB is quantity of X consumed by B type of consumer. PY is price of Y consumer, and YB is commodity Y consumed by B type of consumer. ये सिंपल वही बजट इक्वेशन है। अगर आप ने सिंपल माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो बजट इक्वेशन होती है वही है। इनकम जो है वो एक्स और वाई के दरमियान जो है स्पेंड होती है। सो एम ए इज इक्वल टू एम बी। इनकम ऑफ ए टाइप ऑफ कंज्यूमर is equal to the income of B type of consumer. We have already assumed that both type of consumers have same budget constraints. जिस उनकी यूटिलिटी लेवल भी सेम होने चाहिए और फिर बजट कंस्ट्रेंट भी सेम होने चाहिए। सो बाय दिस वे यू आई एक्स ओवर यू वाई आई मीन्स MRS that must be equal to PX over PY. This is relative prices. So with the simple consumer equilibrium approach, MRS must be equal to relative prices for all people. MRS must be equal to relative prices for all people to obtain the optimality condition through consumer equilibrium. So slope of indifference curve must be equal to the slope of budget line. अगर आपको याद हो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन है माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम स्टडी करते हैं वो यही है कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन। और स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो है वो MRS कहलाती है और स्लोप ऑफ बजट लाइन जो है वो रिलेटिव प्राइसेस कहलाती हैं। सो here you can conclude that MRS must be equal to the relative prices, or in simple words you can say that slope of indifference curve must be equal to the slope of budget line. So by this way you can achieve the consumer equilibrium for large number of group, for large number of people. Now we are talking about the production efficiency. Similarly, for large group of producers, प्रोडक्शन एफिशिएंसी अब हम फॉर लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप के लिए जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। सिमिलरली फॉर लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर वी विल फॉलो द प्रोसीजर सो फॉर n number of firms in the society. So production function will be x into kn and ln. K obviously capital or L stands for labor and n is the number of firms in the society. So they all follow the same constraint of cost. Obviously आपके सामने जो है वो cost equation mention है
CN is the total cost, WK into KN plus WL LN. WK obviously these are the wages, and capital you can say that WK is basically interest rate. WK is interest rate, wage of capital, or you can say that wage of capital, or you can say that price of capital as well. WK is the price of capital, which is multiplied by the capital, quantity of capital, plus WL. WL is basically a price of labor, which is wages, price of labor, which is multiplied by total quantity of labor, LN. So this is cost equation, total cost equation. So for optimum allocation of factor of production, for all the firms, following condition will be fulfilled. XL over XK, that must be equal to WL over WK, where XL and XK are MPL and MPK respectively. Obviously ये XL जो और XK क्या है, marginal product of labor and marginal product of capital. मीन्स आप ये कह सकते हैं कि लेबर का एक मजीद यूनिट हायर करने से टोटल प्रोडक्ट में जो इजाफा होता है वो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कहलाता है. इसी तरह कैपिटल का एक यूनिट मजीद हायर करने से टोटल प्रोडक्ट में जो इजाफा होता है वो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल कहलाता है. सो MRTS फैक्टर प्राइस रेशियोज, MRTS is equal to factor price ratio. And what is MRTS? This is the slope of isoquant. And factor price ratio, this is the slope of cost line. जो हमने प्रीवियस इक्वेशन वो कोस्ट लाइन इक्वेशन है. तो अगर आपने प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम भी स्टडी किया है तो प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम यही होता है कि जहां पे स्लोप ऑफ आइसोक्वांट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ कोस्ट लाइन. स्लोप ऑफ आइसोक्वांट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ कोस्ट लाइन फॉर ऑल द कंज्यूमर, फॉर ऑल द प्रोड्यूसर्स, फॉर ऑल द प्रोड्यूसर. और स्लोप ऑफ आइसोक्वांट क्या होती है? MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन. और स्लोप ऑफ कोस्ट लाइन क्या है? वो फैक्टर प्राइस रेशियो है. सो दीज बोथ मस्ट बी इक्वल फॉर ऑल प्रोड्यूसर्स in order to attain the production equilibrium, in order to attain the production equilibrium. तो ये प्रोडक्शन एफिशिएंसी के लिए ये इक्वेशन यूज होगी. Now we are moving towards the third property of Pareto optimality, that is product mix for large number of consumers and producers. Here PX is equal to marginal cost of X. Price of X is equal to the marginal cost of X. That is equal to a WK over XK. Obviously WK is the price of capital divided by X. XK, X produced with the help of capital. So PY is equal to the price of Y is equal to the marginal cost of Y, that is equal to the WK over YK. So for the last condition of product mix for large group of firms and consumers in the society, above condition should be achieved. One simple thing is price of commodity should be equal to the cost of unit increased in output. Obviously price जो है वो इक्वल होनी चाहिए MCX के, मार्जिनल कॉस्ट के, तभी जो है वो आप सर्वाइव कर सकते हैं. Otherwise it is impossible to survive. This means revenue must be equal to cost. रेवेन्यू कॉस्ट का इक्वल है. देखे ना, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी की प्राइस एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स. एक्स को प्रोड्यूस करने पर जो टोटल कॉस्ट में जो इजाफा हुआ है, दिस वन. इट कैन बी अचीव्ड इफ वन यूनिट ऑफ कैपिटल is increased, then unit cost of the capital should be equal to the value of unit increased in the output of x. मैं सिंपल वर्ड्स में आपको ये लाइन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे अगर हमारे पास 100 लोग काम कर रहे हैं, वो 1000 शूज एक दिन में प्रोड्यूस कर रहे हैं. अगर हमने 101 एक्स्ट्रा लेबर हायर की है, उससे जो है वो प्रोडक्शन में इजाफा होता है 1010 का इजाफा होता है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो 10 हुई.
अब उसको हम वेज पे कर रहे हैं, लेट्स सपोज एक दिन की जो है वो 2000 से हमसे पे कर रहे हैं, तो उसने 10 शूज़ का जो है वो इजाफा किया है, उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो 10 शूज़ है. So how can we compare 10 shoes with the 2000? So it is impossible. तो हम क्या करेंगे, हम उन 10 हमें मार्जिनल प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमें वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट चाहिए कि वो 10 शूज की प्राइस क्या है, सो दैट वी कैन कंपेयर इट विद द वेज रेट. तो अगर तो इक्वल होगी तो फिर तो हम हायर कर लेंगे, अगर ज्यादा होगी फिर भी वेल एंड गुड है, लेकिन अगर कम होगी तो हम हायर नहीं कर सकते. So this condition must be satisfied. Price of X must be equal to the marginal cost of X. This will be followed by all consumers, all the firms producing X due to perfect competition. So now we are talking about the welfare. Welfare is not guaranteed by just having profits by the firms. So to welfare means how the income earned is distributed among the participants. बेसिकली यही है कि वेलफेयर तो तब इंक्रीज होगी कि जो इनकम अर्न हो रही है कि वो पार्टिसिपेंट्स के दरमियान कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. एंड द कंडीशन फॉर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम इज दैट एक्सपेंडिचर ऑफ ए दैट मस्ट बी इक्वल टू द इनकम ऑफ ए. इनकम और एक्सपेंडिचर आपके इक्वल होने चाहिए. जब आपके इनकम और एक्सपेंडिचर आपस में इक्वल नहीं होते तभी ये गैप क्रिएट्स होते हैं. अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखा जाए तो उसमें भी आपको नजर आएंगे, और ऑब्वियसली माइक्रो को ऐड करते जाएं तो ही मैक्रो बनती है. उसमें भी गैप्स आपने डिफ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप स्टडी किए होंगे. सो हियर इज द एक्सपेंडिचर ऑफ ए दैट मस्ट बी इक्वल टू द इनकम ऑफ ए. पी एक्स एक्स ए प्लस पी वाई वाई ए. प्राइस ऑफ एक्स which is multiplied by the commodity X which is availed by consumer A. Price of Y into commodity Y which is availed by consumer A, that must be equal to the WK means price of capital. WK क्या है, price of capital है, into KA capital for consumer A plus WL into LA. WL is wage, you can say that, or price of labor which is multiplied by the labor. So by this way और ये जनरल इक्वेशन है. अब इसमें आप इसको y a के लिए भी सॉल्व कर सकते हो, x a के लिए भी सॉल्व कर सकते हो, जिसकी वैल्यू रिक्वायर उसके लिए सॉल्व कर सकते हैं हम उसे. So we conclude that the above equation will be fulfilled for all the firms. This is because they follow the constant returns. Therefore, perfect competition is a system that enables the optimality for welfare in the society. Perfect competition, obviously, अब ये सारा जितना भी हमने स्टडी किया इसके लिए परफेक्ट कंपटीशन जो थी वो रिक्वायरमेंट थी. और परफेक्ट कंपटीशन जो है यही सिस्टम है दैट इनेबल्स द ऑप्टिमैलिटी फॉर वेलफेयर इन द सोसाइटी. यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क. मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ. सेम वही चीज़ है, परीटो ऑप्टिमैलिटी में की जो कंडीशन थी जस्ट वही है, सिंपल वे में प्रेजेंट की गई हैं फॉर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर. और ऑब्वियसली ये परफेक्ट कंपटीशन है, तो परफेक्ट कंपटीशन इसकी असम्पशन है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल इसकी असम्पशन है. देन हमने वही चीज़ कंजम्पशन एफिशिएंसी को एक्सप्लेन किया, जिसमें स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन. फिर हमने प्रोडक्ट मिक्स को, प्रोडक्शन एफिशिएंसी को एक्सप्लेन किया, जिसमें स्लोप ऑफ आइसोक्वांट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ कॉस्ट लाइन. इसी तरह फिर हमने प्रोडक्ट मिक्स के जरिए इसको एक्सप्लेन किया फॉर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क. Next topic that we are going to discuss from the same source. Hopefully आप सिर्फ स्लाइड्स पर रिलाई नहीं कर रहे होंगे. जो सोर्स मेंशन है, बुक भी अपलोड की गई है GCR पे. किसी के पास ना हो तो आप मुझसे ले सकते हैं. वैसे मैंने GCR पे अपलोड की है. तो सिर्फ स्लाइड्स पर रिलाई ना कीजिएगा, थॉरली स्टडी भी कीजिएगा बुक से, क्योंकि ऑब्वियसली MCQs टाइप पेपर होगा
तो आपको बुक से भी जो है वो थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा सेम टॉपिक। The contents of today's lecture: failures of free market system, where these limitation lead us. बेसिकली हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से वेलफेयर अटेन नहीं होती, मार्केट फेलियर किस तरीके से होती हैं। बेसिकली ऑब्वियसली परफेक्ट कंपटीशन की जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होती, तभी मार्केट फेलियर होते हैं। तो वही बेसिकली हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल था, तो वो भी ऑब्वियसली प्रिवेल नहीं करता, या बहुत सारे मतलब रियलिटी में देखने में आ रहा है बहुत सारी जगह पे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल अप्लाई हो रहा है। सो मतलब व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लीड्स टू मार्केट फेलियर, दैट कॉज्ड मार्केट फेलियर in the economy. So first one is increasing return to scale, second invisible factors, third uncertainty, fourth one is unequal distribution of income. Basically ये four factors हैं which caused market failure in the economy. इन्हीं को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। Increasing return to scale in the free market system, constant returns to scale were assumed. अगर आप देखें हमने पीछे अभी जो स्टडी किया है फ्री मार्केट सिस्टम में, उसमें हमने परफेक्ट कंपटीशन एंड कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल अज्यूम किया था। दिस मेक्स ऑल द फर्म्स एज अ प्राइस टेकर्स। ऑब्वियसली परफेक्ट कंपटीशन है तो तमाम फर्म्स जो है वो प्राइस टेकर होंगी। अगर आपने परफेक्ट कंपटीशन बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स के कोर्स में पढ़ा है, ऑब्वियसली पढ़ा होगा, तो उसमें परफेक्ट कंपटीशन में जो लोग होते हैं वो जो सेलर्स होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं। फर्म जो होती हैं, प्रोड्यूसर जो होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं। इफ देयर आर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर किस तरह होती है, और एक जिसका एक मेजर हमने कंपोनेंट कहा है कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, which cause market failures in the society. If there are increasing return to scale, then by increasing the unit of any factor of production, average cost will fall. Obviously increasing return to scale का मतलब क्या है? Double the input, output will be more than doubled. कि जैसे हम प्रोडक्शन का स्केल इंक्रीज करते हैं, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट्स टू डिक्लाइन। When we producing at a large scale, the per unit cost of production starts to decline. और double the input, output will be more than doubled. हम इनपुट में जितना इजाफा करते हैं, आउटपुट में उससे कई गुना ज्यादा इजाफा हो जाता है। So a larger firm can always undercut a smaller one. This only happens in monopoly and monopolistic competition, obviously. So basically increasing return to scale हमें जो है वो परफेक्ट कंपटीशन से जो है वो मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की तरफ ले जाता है। सो द फर्म्स बिकम प्राइस सेटर नाउ। ऑब्वियसली जो मोनोपोली है या मोनोपोलिस्टिक है, ये बेसिकली देखें दो तरह के मार्केट सिस्टम है, परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा है इम्परफेक्ट कंपटीशन। और फिर इम्परफेक्ट कंपटीशन की आगे कैटेगरीज हैं जिसमें मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आता है। तो जब परफेक्ट कंपटीशन नहीं रहेगा, इट मींस यू आर इन द इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल अप्लाई हो रहा है, इम्परफेक्ट कंपटीशन है जो आपको मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की तरफ ले जाएगा। सो द फर्म्स बिकम प्राइस सेटर्स इंस्टेड ऑफ प्राइस टेकर। So if the X industry were monopolized, a profit maximizing producer of X would set price such that the marginal cost equation also changed to marginal cost is equal to margin revenue. जो हम ट्रेडिशनली पढ़ते आ रहे हैं, marginal cost that must be equal to margin revenue and that must be equal to price of X into 1 minus 1 over elasticity. Now it also depends upon the elasticity. Where is the E is the elasticity of demand for commodity X. So in equation we can see that price of X
is greater than the marginal cost of X. In case of monopoly, price of X is greater than the marginal cost of X. While in the perfect competition, साथ में वो भी मैं हाईलाइट करता हूँ, perfect competition में price of X is equal to the marginal cost of X. So in monopoly, price of X is greater than the marginal cost of X. So MRS is greater than the MRPT, marginal rate of product transformation. MRS is greater than the margin rate of product transformation. Obviously MRS क्या है? MRS है PX over PY. MRS किसके इक्वल है? PX over PY. जबकि MRPT किसके इक्वल है? MCX over MCY. So these are the same, both one. So firms are producing less of X but earning higher. And this is abnormal profit. You can say that they are earning abnormal profit. X कम प्रोड्यूस कर रही हैं लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर रही हैं. ऑब्वियसली ये जो है मार्केट फेलियर की तरफ लेके जा रहा है आपको. ये इम्परफेक्ट कंपटीशन आपको मार्केट फेलियर की तरफ लेके जाएगा. और क्या मेजर रीजन थी? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. So basic problem is that monopolist exploits the public by setting the price higher than the optimal. अब प्रॉब्लम क्या है कि मोनोपोलिस्ट जो है वो हाई प्राइस चार्ज कर रहा है फ्रॉम द पब्लिक. ठीक है, जो ऑप्टिमल प्राइस है उससे हायर प्राइस चार्ज कर रहा है. नाउ टू सॉल्यूशंस आर हियर. फर्स्ट वन इज स्टेट टू रेगुलेट. हमने मार्केट फेलियर, यहाँ तक ये मार्केट फेलियर कंप्लीट है कि ये जो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है दैट लीड्स टू मार्केट फेलियर इन द सोसाइटी. नाउ अब पॉसिबल सिचुएशन क्या है इसके बाद? There are two solutions here. First one is state to regulate the price so that optimal quantity of X is produced. So that optimal quantity of X is produced. गवर्नमेंट इंटरवेंशन करे ऑब्वियसली प्राइस को रेगुलेट करने के लिए, ताकि एक्स की जो ऑप्टिमल क्वांटिटी है वो प्रोड्यूस की जा सके और उसकी प्राइस को जो है वो नॉर्मलाइज किया जा सके. स्टेट टू नेशनलाइज द इंडस्ट्री. दूसरा वे है कि स्टेट टू नेशनलाइज द इंडस्ट्री. इट वुड देन ऑफर whatever it produced at a price equal to its marginal cost and adjust output accordingly. So there was neither excess demand nor supply. तो फर्स्ट तो ये है कि उसको रेगुलेट किया जाए एक्स की सप्लाई को, एक्स की क्वांटिटी को, ताकि हम उसकी प्राइस को मेंटेन कर सके. और दूसरा ये है कि इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया जाए और फिर जब मतलब गवर्नमेंट के अंडर आएगी तो गवर्नमेंट चाहे जितना भी प्रोड्यूस करे प्राइस ऑफ एक्स उसको मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स के इक्वल रखे in order to increase the efficiency or optimality condition. So second factor that leads to market failure is invisible effect. Second factor that leads to market failure is invisible effects. The preceding assumption was that no technological external effects. Obviously जो previous था उसमें था कि no external effect, कि बाहर से कोई इफेक्ट नहीं है. So basically हम उसको यहाँ पे उस assumption को violate करने जा रहे हैं. Such effects arise if one agent's decision directly affect the utility or output of the other agents. Suppose A and B belong to a competitive society. Each is jealous of visible expenditure of other. If X represents visible good and Y represents invisible good, then the utility function will be UA is equal to UA into utility of a consumer is a function of X of A, Y of A and X of B as well. अब देखें यहाँ पे बेसिकली इनविजिबल इफेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं विच लीड्स टू मार्केट फेलियर. हमने प्रीवियसली अज्यूम किया था कि नो एक्सटर्नल इफेक्ट.
हम उस assumption को यहाँ पे वायलेट कर रहे हैं। हमारी एग्जांपल है, हमारी यूटिलिटी जो है वो सिर्फ जो गुड्स एंड सर्विसेज हम अवेल कर रहे हैं उसी से अफेक्ट नहीं होती, जो कि पीछे डिस्कस होता जा रहा था। देयर आर सम एक्सटर्नल फैक्टर्स विच अफेक्ट आवर यूटिलिटी। दोबारा बोलता हूं, जो हमारी यूटिलिटी है वो सिर्फ इन गुड्स एंड सर्विसेज से अफेक्ट नहीं होती जो हम अवेल कर रहे हैं, बल्कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी यूटिलिटी जो है वो अफेक्ट होती है। लेट्स सपोज टू कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर ए एंड कंज्यूमर बी। दोनों एक दूसरे के विजिबल एक्सपेंडिचर से जेलस हैं। विजिबल एक्सपेंडिचर से, ऑब्वियसली इनविजिबल एक्सपेंडिचर तो नजर ही नहीं आ रहे ना। लाइक मतलब एक के पास जो है वो मेहरान गाड़ी है और दूसरा जो है वो आप कह लें कि वो किया स्पोर्टेज ले आया है, तो वो जो है वो उसके एक्सपेंडिचर से जेलस है, उसके विजिबल एक्सपेंडिचर से। हाँ, उसने इनविजिबल एक्सपेंडिचर, उसने अपना टाइम कितना स्पेंड किया है, ये वो उसके इनविजिबल एक्सपेंडिचर है, वो उसे नजर नहीं आ रहे, तो उसके वो विजिबल एक्सपेंडिचर से जो है वो जेलस है। तो जो ए कंज्यूमर की जो यूटिलिटी है वो सिर्फ उसके एक्सपेंडिचर पे डिपेंड नहीं कर रही। उसके एक्सपेंडिचर क्या है, उसने मेहरान खरीदी है, वो सिर्फ उसके एक्सपेंडिचर पे डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि वो जो उसका दोस्त है या कोई दूसरा कंज्यूमर है, उसने जो किया स्पोर्टेज या कोई और गाड़ी पे जो स्पेंड किए हैं उससे इफेक्ट हो रहे हैं और उससे नेगेटिवली इफेक्ट हो रही है उसकी यूटिलिटी। ऐसे ही है ना, उससे नेगेटिवली इफेक्ट हो रही है उसकी यूटिलिटी। ये है एक्सटर्नल इफेक्ट दैट लीड्स टू मार्केट फेलियर। हियर यू कैन सी दैट utility of a consumer is equal to the function of x and y commodity availed by consumer A, x and y commodity availed by consumer A, and as well as x commodity availed by consumer B। ठीक है, ये वो ये क्या है, ये x भी जो है ये एक्सटर्नल फैक्टर है। जो B कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कर रहा है, विजिबल एक्सपेंडिचर कर रहा है, उससे भी हमारी यूटिलिटी इफेक्ट होगी। होपफुली यू गॉट द पॉइंट। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। जो यूटिलिटी है ए कंज्यूमर की, वो एक्स और वाई कमोडिटी अवेल्ड बाय कंज्यूमर, ये तो अंडरस्टैंड समझ आता है। साथ में एक्स भी लिखा हुआ है कि दूसरे कंज्यूमर ने जो एक्सपेंडिचर किए हैं उस पर भी डिपेंड कर रही है और ऑब्वियसली इस पर नेगेटिवली डिपेंड करेगी। सो एक्स बी मीन्स ए इज गोइंग टू कंसीडर व्हाट बी इज कंज्यूमिंग ऑफ एक्स। So now whatever utility B is getting from X is not enough for him, as he thinks A is getting better of it. So B को जो भी X से यूटिलिटी मिल जाए, लेकिन वो उसके लिए एनफ नहीं होगी। वो सोचेगा कि A जो है वो A कंज्यूमर जो है वो मेरे से ज़्यादा अच्छा कोई जो है वो परचेज कर रहा है या उससे ज़्यादा मिल रही है। सो देयरफॉर utility of B consumer from X will be negative. Utility of B consumer for X from X will be negative। जैसे मैंने कहा कि अगर विजिबल कमोडिटी जो कार है वो विजिबल कमोडिटी है, तो जो ए कंज्यूमर है अगर उसके पास मेहरान है तो और बी कंज्यूमर के पास कोई मर्सिडीज है, तो ए कंज्यूमर की जो मेहरान से यूटिलिटी है वो हमेशा नेगेटिव होगी। किस वजह से? उसकी वजह से क्योंकि बी कंज्यूमर जो कार अवेल कर रहा है इस वजह से। सो एम आर एस ऑफ ए इज लेसर देन द एम आर एस ऑफ बी एंड दैट इज इक्वल टू एम आर पी टी, हम जो रिक्वायरमेंट है एफिशिएंसी की। सो यू एक्स ओवर यू वाई ऑफ ए कंज्यूमर दैट इज लेसर देन द यू एक्स ओवर यू वाई फॉर बी कंज्यूमर मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। So there will be a difference and efficiency will not be achieved. So obviously inequality हो गया है। This leads to market failure। और ये किस वजह से हुआ है? एक्सटर्नल टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से। एक्सटर्नल टेक्नोलॉजिकल फैक्टर की वजह से। तो यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क। जी
यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क। नो सर। Government intervention. This inequality leads to market failure, obviously. The standard answer to an externality problem is a tax equal to the minus the algebraic